नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज हम कर रहे हैं बजट पर हमारी महा कवरेज का आगाज। और इसीलिए आपसे कह रहे हैं रिमोट अगर हाथ में तो साइड में रख दीजिए, और सिर्फ आज के लिए नहीं, बजट तक साइड में रखिए, क्योंकि बजट से जुड़ी हर बारीकी, हर जानकारी आपको मुहैया कराएगा जी बिजनेस। आपके सवालों का हर जवाब आपको मिलेगा जी बिजनेस पर। मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृत्युंजय झा। जी हाँ, और हम आपको बताएंगे कि इस बार का बजट किस मायने में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह बात कही है कि इस साल का बजट ऐतिहासिक बजट होने वाला है। तो अगर बजट ऐतिहासिक होगा तो जी बिजनेस की बजट की तैयारी भी ऐतिहासिक है। हम आपको बताएंगे आज से कि बजट में इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि इस बार का बजट महासंकट के बीच आ रहा है, कोरोना के महासंकट के बीच आ रहा है। ऐसे में सरकार का बड़ा फोकस इस बार के बजट में कहां पर होने वाला है, ये सबसे आसान भाषा में बड़े एक्सपर्ट के साथ जी बिजनेस आपको बताएगा। तो सबसे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं कि जी बिजनेस ने आपको बजट बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए क्या बड़ी बड़ी तैयारियां की हैं, उसकी एक झलक देखिए। बजट ऑन जी, ये है इस वक्त नंबर 1 ट्रेंडिंग करता हुआ मुंबई में। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि सारे दर्शक ये पसंद कर रहे हैं कि बजट जी बिजनेस के साथ देखा जाए। साल दर साल बजट पर जी बिजनेस रहा नंबर 1। साल दर साल लोगों ने दिया प्यार और कहा बजट मतलब सिर्फ जी बिजनेस। और इस साल भी हमने कस ली है कमर। इस बार भी हम आप तक पहुंचाएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल आसान भाषा में, सटीक विश्लेषण के साथ। कोरोना काल के बाद ये मौका ऐतिहासिक है, बड़ा है, अभूतपूर्व है। इसलिए जी बिजनेस ने भी की है खास तैयारी। और बजट के बाद तक आपको रखेगा अपडेटेड, हर खबर और बारीकी से लैस। मोर्चा संभालेंगे आपके चहेते और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। बेस्ट एंकर यार, हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं। आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं। जो हर सुबह 9 बजे आम बजट से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर आपको देंगे और आसान भाषा में समझाएंगे आपके ऊपर उस खबर के असर को। बजट से पे आपको मिलेगा कमाई का बड़ा मौका। जी हाँ, हम हर रोज सुबह 9:40 पर बताएंगे एक शेयर जो ट्रेडिंग के लिए एक शानदार पिक होगा। सुबह 9:45 पर आएगा एक खास शो, मार्केट मांगे मोह। इसमें आप बाजार के दिग्गजों की बजट डिमांड देख सकेंगे। हर रोज सुबह 10 बजे हम बताएंगे आपके बजट में सस्ता शेयर, जिसे बजट से फायदा हो सकता है, यानी बजट भी बचत भी। दोपहर 12 बजे स्वाति खंडेलवाल लेकर आएंगे कॉर्पोरेट विश लिस्ट, जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज अपनी मांग रखेंगे, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि इंडस्ट्री का दिल क्या चाहता है। शाम 5 बजे वक्त होगा बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने का, ताकि आप रहें हर वक्त अपडेटेड। और इसी कड़ी में आगे आप देखेंगे बजट बुलेटिन। शाम के हर शो में हमारा फोकस होगा आम लोगों से लेकर छोटे बड़े कारोबारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने पर। इसके साथ ही जी बिजनेस पर लगने वाली है इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, इंफ्रा, कृषि जैसे अहम क्षेत्रों से जुड़ी लोगों की चौपाल। उनकी उम्मीदों को हम पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बजट की बारीकियों को अनिल सिंघवी से आप लगातार समझ पाएंगे बजट 1 मिनट में। और इस बार हमारा खास सेगमेंट बॉलीवुड का बजट भी होगा जी बिजनेस पर। हमारे दर्शक हमारा परिवार हैं और परिवार का सदस्य होने के नाते हम आपको टीवी से लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक देंगे मौका हमारी टीम से जुड़ने का। इसके लिए आप लगातार फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और साथ ही हमारी वेबसाइट www.zbiz.com, जहां आपको बजट से जुड़ा हर एक्शन, हर अपडेट मिलेगा सबसे पहले और सबसे सटीक। तो तैयार हो जाइए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बही खाते
यानी देश के बजट की सबसे बड़ी कवरेज का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बजट मतलब जी बिजनेस, ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे दर्शक कहते हैं, क्योंकि बजट को सबसे आसान भाषा में कौन समझाता है? जी बिजनेस, अनिल सिंघवी और हमारी टीम। और इसीलिए इस बार भी आपको आसान भाषा में, बिना किसी टेक्निकल जार्गन में फंसाए हुए, इस बार भी हमने जो तैयारियां की हैं उसकी वानगी हमने आपको दिखाई। और आज जो हम महा आगाज कर रहे हैं अपनी इस बजट कवरेज का, उसके लिए खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं समीर गुप्ता साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं CII नॉर्थ के। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं अतुल जोशी साहब, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं ओएस्ट कैपिटल के। हमारे साथ हैं निमिष गुप्ता, MD साउथ एशिया रिक्स के। और हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं आपके चहेते जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी। इतना ही नहीं दीपक, हमारे साथ हमारे 5 रिपोर्टर्स, 5 संवाददाता मौजूद हैं न्यूज रूम में, जो लगातार बजट की खबरों को लगातार कवर कर रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आइए अपने रिपोर्टर से आपको रूबरू कराएं कि आज हमारे साथ कौन कौन खास रिपोर्टर जी बिजनेस के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपको पल पल की हर खबर बजट से जुड़ी हुई देने के लिए, आपको डिटेल में समझाने के लिए कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। याद रखिए, ध्यान रखिए कि इस बार का बजट कोई साधारण बजट नहीं होगा। इस बार का बजट महासंकट के बीच आ रहा है, लिहाजा हमारे रिपोर्टर्स ने भी ग्राउंड की गहन छानबीन की है, तहकीकात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, कहां पर बड़ा फोकस होने वाला है। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के ब्यूरो चीफ ब्रजेश मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता अनुराग शाह, इस वक्त न्यूज रूम में हैं। हमारे साथ एंटरटेनमेंट टूरिज्म को कवर करने वाले प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम में हैं। और हमारे साथ रियल एस्टेट को बड़ी कवरेज देने के लिए गहरी पकड़ रखने वाले हमारे संवाददाता दीपक यादव इस वक्त न्यूज रूम में हैं। और साथ ही एग्रीकल्चर की नब्ज को टटोलने वाले, बारीकी से पकड़ रखने वाले विश्ववाहन न्यूज रूम में मौजूद हैं, जो आपको हर सेक्टर की डिटेल में जानकारी देंगे, बताएंगे कि आपके लिए इस बार इस बजट में अलग अलग सेक्टर में क्या कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारी टीम है जो आप तक पल पल के अपडेट्स न सिर्फ पहुंचाएगी, बल्कि आपको आसान भाषा में बजट को समझाने की हम कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं चलूंगा सबसे पहले अनिल सिंघवी, आपके पास मैं आऊंगा सर। वित्त मंत्री कह रही हैं अनिल सर कि ये ऐतिहासिक बजट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभूतपूर्व सिचुएशन, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, न सिर्फ देश के सामने बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के सामने। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी वित्त मंत्री के सामने? कैसे वित्त मंत्री इसे ऐतिहासिक बना पाएंगी? अनिल सर, जैसा कि हमने नाम दिया है इस बजट का, ग्रोथ की वैक्सीन, बस वित्त मंत्री इन शब्दों के आसपास ही अगर अपना बजट पेश करें ना, तो बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक बजट ये बन जाएगा। भाई करना क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ फिर से बढ़ानी है। 2020 की जो नेगेटिव ग्रोथ है उससे हमें बड़ा जंप लेना है, न सिर्फ 2021 में बल्कि आने वाले सालों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो ये जो ग्रोथ बढ़े, इसके लिए वो सब कुछ करना होगा। जैसे कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ बड़ी तकलीफें हैं, कोविड के बाद लगभग बिजनेस ठप सा पड़ा है, उन्हें रिवाइव कीजिए, उन्हें पैसा दीजिए। उन सेक्टर्स में जो सारे जॉब्स चले गए, नौकरियां चली गई, उसका जो इफेक्ट आता है एक के बाद एक, नौकरियां जाने का इफेक्ट कंजम्पशन पर आता है, लोन्स पर आता है, NPS बढ़ते हैं, ये सारे जो इफेक्ट हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी हुआ, एविएशन हुआ, ये अभी भी मुश्किल में, इन पर फोकस करके इन्हें रिवाइव किया जाए। जॉब्स आए, जॉब्स आने के साथ साथ डिमांड और बढ़े। डिमांड कब बढ़ेगी? जब लोगों के हाथ में और आप पैसा देंगे, राइट? तो पैसा देने के लिए अब टैक्स कट तो देने की गुंजाइश ज़्यादा है नहीं, लेकिन प्लीज़ नए टैक्स ना लगाएं, कहीं कोई बढ़ाए ना। कोविड के नाम पे ये ना कहते हैं कि भाई पिछले साल कोविड से बड़ा मुश्किल था मामला और सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, कमाई हुई नहीं, हम तो और टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ख़राब कुछ नहीं करना है, टैक्स कुछ भी नहीं बढ़ाने, लेकिन जो कुछ है उसमें लोगों को थोड़ी सी और रिलीफ दें। अब इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में पैसा बहुत है, लेकिन लोन बहुत ज़्यादा ऑफटेक हो नहीं रही है। तो कैसे क्रेडिट बढ़े, कैसे इस मुश्किल माहौल में कारोबारी उद्योगपति आगे आकर मेक इन इंडिया का फ़ायदा, वोकल फॉर लोकल का, आत्मनिर्भर भारत का फ़ायदा उठाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए थोड़ी और चीज़ें चाहिए। और देखिए इस वक्त माहौल बहुत ही बेहतरीन है, ग्लोबली China+1 पॉलिसी चल रही है, तो विदेशी कंपनियाँ चाहती है कि हिंदुस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, उसका फ़ायदा उठाने के लिए और ज़्यादा अच्छा काम करने की ज़रूरत है। पैसा चाहिए हिंदुस्तान में, तो वो सेक्टर्स जहाँ बड़ा पैसा आ सकता है, विदेशी निवेश आ सकता है, वो लाने की कोशिश
कोशिश की जाए और साथ ही सरकार का वित्तीय जो घाटा है वो काबू में रहे। खर्चा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा डालने के लिए सरकार के पास पैसा रहे, तो कहीं न कहीं सरकार को अपने डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा और ढंग से स्ट्रेटेजिक तरीके से करना होगा। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो अगर वित्त मंत्री ने कर दिए तो पक्के तौर पर ये बजट ऐतिहासिक बजट होगा और लोगों को, देश को, इकोनॉमी को और सभी विदेशी निवेशकों को सबको बड़ा पसंद आएगा। तो कैसे बजट ये ऐतिहासिक बनेगा, इस पर आपने सुना। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर क्यों इस बार के बजट पर ज्यादा बड़ा फोकस किया जा रहा है। और सबसे पहला सवाल अतुल जोशी जी मेरा आपसे होगा, क्योंकि सर आप इकोनॉमी की बारीकियों को बखूबी समझते हैं और इस बार की जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने उससे भी आप रूबरू हैं, आप वाकिफ हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये बात कही जा रही है इस बार कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा और ये महासंकट के बीच ये बजट आ रहा है, इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी है। जीडीपी के मोर्चे पर हम अभी भी निगेटिव में हैं और निगेटिव में भी जीडीपी ने इतिहास बना लिया है। तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे एरियाज होंगे जहां पर सरकार का बड़ा फोकस इस बजट में हो सकता है जो इस बजट को वाकई ऐतिहासिक बना देगा? देखिए, जो अनिल जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि पूरा का पूरा फोकस ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए और वो रहेगा। मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा बता दूं कि गए साल 19-20 में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया था वो लगभग 2 लाख करोड़ के जितना था अप्रैल से लेकर नवंबर तक। ये साल इतनी कठिनाई होने के बावजूद आत्मनिर्भर की जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाए थे उसके तहत उन्होंने ऑलरेडी 2,40,000 करोड़ खर्चा किया है। दैट मीन्स कि गए साल से ऑलरेडी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडिजिनाइजेशन के लिए। तो ये मेरे ख्याल से आगे लेके जाएंगे और इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके आएंगे कि कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो उनका दूसरा फोकस रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट के रहेगा। एक तो रहेगा आत्मनिर्भर जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से मेन रहेगा, दूसरा रहेगा जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली हो। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर और एविएशन के ऊपर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रेलवेज के ऊपर काफी फोकस कर रही है। काफी सारे छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो लगता है कि सिर्फ रेलवे की लाइन बिछा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इंटरनल डेवलपमेंट होगा हिंटरलैंड्स का वो काफी मायना रखता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से। अगर हम देखें 2002 से लेके 2010 तक रोड नेटवर्क हमने क्रिएट किया था। ये गवर्नमेंट का फोकस है रेलवे नेटवर्क। तो ये नेक्स्ट स्टेज की ग्रोथ हो जाएगी, कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये दूसरा फोकस होगा। मैं तीसरा आंकड़ा बता दूं जहां पर क्वेश्चन मार्क अभी है, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या करेगी। अपना पूरा साल का बजट मार्केट बोरोइंग का था 5.5 लाख करोड़ का। उसके सामने ऑलरेडी गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ मार्केट से कर्जा उठा चुकी है, विच मीन्स के बहुत ही ज्यादा हमने मार्केट से बोरोइंग किया है। लेकिन ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, जो इमरजेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने खर्चा कम नहीं किया है, मार्केट से बोरोइंग ज्यादा की है। तो इसको कैसे अनवाइंड करेंगे, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहेगी। इसके बैलेंस में मैं क्या कहूंगा कि हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नहीं बढ़ी है, विच मीन्स कि हमारी जो आज की तारीख में इन्फ्लेशन थोड़ा अंडर कंट्रोल में है और इंटरेस्ट रेट्स 6% के नीचे है, 5.8% के करीब है। तो उसका गवर्नमेंट ने पूरा बखूबी फायदा उठाया है और इंटरेस्ट कॉस्ट काबू में रही है। अतुल जी बिल्कुल, अतुल जी थोड़ा सा डिटेल भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपने जो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पर छेड़े उनमें से एक है फंड का मोबिलाइजेशन कहां से होगा। ये एक सवालिया निशान है कि कैसे कैसे। मैं जरा निमिष गुप्ता आपके पास फटाफट से आना चाहूंगा। इंफ्रा पर इस सरकार का हमेशा से फोकस रहता है। इनफैक्ट इस सरकार को जाना जाता है इंफ्रा पर अपने खास तौर पर जो फोकस में रखने को लेकर। सरकार की आलोचनाएं अलग अलग मोर्चों पे होती रहती है, लेकिन इंफ्रा के मोर्चे पर वाहवाही भी यही सरकार लूटी है और काफी अच्छा काम भी किया है। इस बार भी कितना फोकस होगा निमिष इंफ्रा पर, और उससे बड़ा सवाल ये कि फंड का मोबिलाइजेशन कैसे होगा इंफ्रा के लिए? थैंक यू दीपक जी, और बहुत ज़रूरी है आपने जिस बात को, जिस मुद्दे को उठाया। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश नहीं करेंगे, अपनी देश का समूल ग्रोथ हो नहीं सकती है।
उस ग्रोथ को लाने के लिए ज़रूरी है कि आप इंफ्रा पे फोकस रखें। एंड वित्त मंत्री ने पिछली बार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। अभी तो वो 5 साल की पाइपलाइन है दीपक जी, एंड उस 5 साल की पाइपलाइन को अगर हम तरीके से लगकर उसको उसी तरह से करते रहें तो उसके बहुत ही दूरगामी इफ़ेक्ट होंगे। जहाँ तक फंडिंग की बात है दीपक जी, इसमें बहुत ज़रूरी है, सरकार ने अभी दिसंबर में ही डीएफआई डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात की है, जो वो कर रहे हैं उसमें। ये हमें जानने वाली बात है कि बैंक्स के ऊपर इसका लोड नहीं आ सकता है। इंफ्रा फाइनेंसिंग के ऊपर बैंक्स के ऊपर अभी और कोई लोड डालना उनके लिए और खतरे की घंटी होगी। वो बैंक्स जो अभी-अभी कोशिश कर रहे हैं, उबर रहे हैं एनपीए से अपनी, उनके ऊपर और भी कोई लो मार्जिन फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट डालना बहुत दिक्कत वाली बात होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आएँ और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डीएफआई जैसे इंस्टीट्यूशन बनाकर उसमें इन्वेस्टमेंट के, निवेश के अच्छे तरीकों को अपनाएँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड लाना है, अतुल जी ने कहा कि डाइवेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें उस डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, हमें उस दायरे को, अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, बॉन्ड मार्केट डेवलपमेंट। इंडिया भले ही 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में आती है दुनिया की, लेकिन हम अभी तक बॉन्ड मार्केट में हमारी पोज़ीशन बहुत पीछे है। उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा हम पर काफ़ी कम है, तो बॉन्ड मार्केट को डेवलप करना ताकि सॉवरेन बॉन्ड्स के ऊपर वो भरोसा हो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कुछ अच्छे बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स के साथ पैसा दें। जैसे आपने देखा बुलेट ट्रेन के लिए अगर जापान हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है, आई थिंक मुझे भी लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को रखा जाए अपने ध्यान में, तो उसके हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी खासी लो मार्जिन बट बहुत रोबस्ट फाइनेंसिंग पाइपलाइन बना सकते हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह का फोकस यहाँ पर इंफ्रा के ऊपर करने की जरूरत है। लेकिन इस बार के बजट में एक बड़ा मुद्दा होगा और वो मुद्दा है एग्रीकल्चर का। और मेरा सवाल अब सिराज हुसैन जी आपसे होगा कि किसानों का एक बड़ा आंदोलन देश में इस वक्त चल रहा है, किसानों की नाराजगी है, हालांकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों के कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि एग्रीकल्चर के सामने जो चुनौतियां इस वक्त हैं, किसानों के सामने एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के, प्राइस को लेकर के, आपके हिसाब से ऐसे में क्या इस बजट में सरकार का एक बड़ा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर होगा? पहला सवाल। और अगर होगा तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिख रहे हैं जहां पर ज्यादा फोकस की गुंजाइश आपको मौजूदा माहौल में दिख रही है? सिराज जी। देखिए, ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ख़ासतौर से पेरिशेबल प्रोड्यूस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि कॉरपोरेट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा हायर वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस में, जिसमें पल्सेस आती हैं, ऑयल सीड आते हैं वगैरह। उनको 20 रुपए किलो की भिंडी में और 25 रुपए किलो के आलू में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता है होगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि हमने पिछले कई सालों से देखा है कि सरकार अपने ड्यूज पे ही नहीं कर रही है। अब आप देखिए कि एफसीआई के ड्यूज बढ़ के 3,18,000 करोड़ हो गए 19-20 में, और एफसीआई के लिए गवर्नमेंट ने बजट में प्रोविजन किया सिर्फ 75,000 करोड़ का, यानी कि 1/4 धनराशि का प्रोविजन बजट में किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एफसीआई के पूरे ड्यूज पे करे, जैसा कि सरकार ने कोरोना के टाइम में, जबकि 2.5-3 लाख करोड़ का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने वाला है, तो फर्टिलाइजर सब्सिडीज के सारे ड्यूज पे करने का फैसला गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, लेकिन एफसीआई के ड्यूज पे करने का फैसला नहीं करना भी एक कारण है जो फार्मर्स को ये लगता है कि सरकार शायद एफसीआई को बंद कर दे, क्योंकि जब उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो जाएगा, 8% ब्याज पे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से एफसीआई उठा रहा है पैसा, और उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो भी सरकार को प्रोविजन करना होगा, करना चाहिए। समीर गुप्ता, आपके पास मैं आना चाहूंगा। समीर, ये हम सब जानते हैं कोविड काल में जब एक स्टिमुलस पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का, तो उसमें कहा गया कि सेक्टोरियल फोकस उसमें नहीं था, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे बूस्टअप किया जाए उसके लिए वो पैकेज आया था। ये कहा जा रहा था कि एक और पैकेज लाए सरकार,
लेकिन हुआ ये, कई अर्थशास्त्री में देख रहा हूं उनके कॉलम्स में बड़े चौंके भी हैं कि बिना किसी दूसरे स्टिमुलस पैकेज के इकोनॉमी ने अब ग्रोथ करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वी शेप रिकवरी हम इकोनॉमी में देख रहे हैं। क्या कॉर्पोरेट के दिल में चल रहा है सर इस वक्त? क्या आप अभी भी कॉर्पोरेट को सपोर्ट के लिए कुछ अलग से पैकेज की घोषणा की उम्मीद लगाए रखे हैं, या बजट में आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहते हैं जो कॉर्पोरेट को कम से कम कोविड काल की जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनसे उबरने में मदद करे? कॉर्पोरेट के दिल में क्या है समीर? जैसा कि सबने अभी बोला ही है, आई थिंक जो लास्ट 6 मंथ्स में कोविड के टाइम पे जो पॉलिसीज़ अनाउंस हुई हैं, खासकर एग्री सेक्टर में, एमएसएमई में, पावर को लेके, लेबर लॉस को लेके, और अभी रिसेंटली जो PLI स्कीम अनाउंस करी है, दैट सर्टनली इज गोइंग टू गिव अ बिग पुश टू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर प्रोग्राम विच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. Secondly, I would say globally, companies in Europe in particular is looking at an alternate supply chain, and India is best suited as a next possible destination after China for becoming a alternate global manufacturing hub. So ये PLI scheme is going to really give it a push. ओवरऑल सेंटीमेंट अगर हम देखें इस समय काफ़ी पॉजिटिव है. लास्ट 3 महीने में हमने काफ़ी रिवाइवल इंडस्ट्री का देखा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विसेज सेक्टर में हो. ऑर्डर बुकिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है. आपने देखा होगा लास्ट महीने में GST कलेक्शन इज ऑल्सो इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. फ्रेट कलेक्शन बढ़ा है, फ्यूल डिमांड बढ़ी है. These are all very good indicators, and this is resulting in a positive business confidence amongst the industry. I think जो कुछ फंडामेंटल चीज़ें करी जा सकती हैं, we are as such not looking for incentives, because किसी भी इकोनॉमी को robust, long term sustainable बनाने के लिए it cannot thrive only on subsidies and incentives. I would say that what we should be doing is, जैसा कि अभी एक सज्जन ने बोला भी था, first thing is that government should clear all the pending payments which have been not cleared, and there should be a mechanism to track the pending payments of the private sector by the government, be it central or state, and this can be easily done by tracking the GST. That is one. Secondly, even annual reconciliation होना चाहिए what is payable by government to the private sector. So I think अगर ये 2 actions हो जाते हैं तो at least there is going to be a focus on clearing the payment. Plus infra की हमने बात करी. Infra में the certain areas where spending can be improved. First of all, I think private public investment और वो partnerships को भी हमें और focus करना पड़ेगा to bring in investment in infrastructure and as well as health sector. Plus there could be increased allocation in योजनाs like प्रधान मंत्री आवास योजना या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना. प्लस पब्लिक हेल्थ पे अगर एक्सपेंडिचर करा जाए तो these sectors will start growing. I think तीसरी चीज़ जो करनी चाहिए, because ultimately we are talking of increasing consumption, increasing demand, and of course increasing export. So for that, competitiveness of industry is very much required. So there has to be a focus on innovation and R&D. Currently R&D Invest India का बहुत कम है. It is I think at around 0.7%. We should take all possible efforts to take it to 2%. That's a big step. But अगर unless and until we focus on innovation and R&D, we cannot be globally competitive. तो उस पे हमें definitely focus करना चाहिए. ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही. Finally, I would जी yes sir, continue करें please. फाइनली एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा. ग्लोबल कॉरपोरेट्स को हमें यहाँ इनवाइट करना चाहिए. अभी किसी सज्जन ने FDI की बात करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी. इफ वी टॉक टू कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर लुकिंग एट इंडिया एज अ hot destination to invest. So if we are able to create an ecosystem where those investments can come in, so getting these investments for either in the manufacturing side to increase on the capacities which are currently there, or on the infra side, that also will get solved. But हमें total ecosystem in terms of simplified law, clarity in law, simplification of procedures, reduction in litigation में इतना टाइम लग जाता है अभी भी कि that at times pulls the investor away. So वो सब चीज़ें अगर हम ecosystem create कर लेते हैं तो I think automatically that will also get facilitated. आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है. R&D के ऊपर फोकस करना एक बड़ा सरकार का प्रायोरिटी होनी चाहिए, और तब हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाएंगे. ये आपने हमारे 4 बड़े एक्सपर्ट को सुना
कि उनके हिसाब से ये बजट कैसे ऐतिहासिक हो सकता है और इस बजट को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम इस बजट में उठाने चाहिए। यह आपने एक्सपर्ट का नजरिया सुना। अब हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास चीज, और वो ये कि हमारे रिपोर्टर्स जब फील्ड में होते हैं, जब इंडस्ट्री से बात करते हैं, जब अलग अलग सेक्टर से बात करते हैं, तो उनको क्या फीडबैक मिल रहा है, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त इकोनॉमी को लेकर क्या है और इकोनॉमी की जो ग्राउंड जरूरत है वो क्या है, ये हमारे रिपोर्टर आपको डिटेल में बताएंगे। और सबसे पहले हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ, जी बिजनेस के ब्यूरो चीफ ब्रजेश कुमार मिश्रा का। ब्रजेश, अभी आपने 4 बड़े एक्सपर्ट को सुना और आपने जान लिया होगा कि इस बजट में फोकस किस तरह से किया जाए ताकि ये बजट हिस्टोरिकल बने, लेकिन आपको जो फील्ड से फीडबैक मिलता है, इंडस्ट्री से फीडबैक मिलता है, उनकी जरूरत इस वक्त क्या है, इसको लेकर आप एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो जहाँ भी जाते हैं सबसे बड़ी जो चिंता इस वक्त की वो लोगों की जॉब की है। जॉब की इसलिए है क्योंकि कुछ इनिशिएटिव्स तो लिए गए हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू हुआ, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वहाँ काम बढ़ेगा, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे अब यहाँ बनाएंगे। एंड सेकेंडली अगर देखें तो चाइना को लेकर के जिस तरह से बाकी के देशों में एक तरह से कहें कि गुस्सा है, वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस मौके का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए ताकि जो हमारे लोग हैं जो कॉलेज के पास आउट निकल रहे हैं या जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा जॉब को कैसे इस बजट में प्रायोरिटी दी जा सकती है, यह मैं जानना चाहूँगा जोशी जी से। जोशी जी, आपसे सवाल है, जॉब क्रिएशन के मोर्चे पर सरकार को बजट में ऐसे कौन से प्रावधान करने होंगे कि राहत की सांस लें युवा? वो जॉब को मद्देनजर रखते ही हुआ है। अगर हम आत्मनिर्भर का पूरा एलोकेशन देखें तो वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश में, किसी स्टेट में डेवलप हो जाता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ती जाती हैं। अगर हम देखें ये गवर्नमेंट का जो फोकस है, मैंने पहले भी कहा कि रेलवेज के ऊपर है, तो जहां भी देखें आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आ रहे हैं। दूसरा, टूरिज्म की जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो सारी की सारी एक्टिवेट की जा रही है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा। एक है जो केरला का अयप्पा टेम्पल है, पिछले 30 सालों से वहां पर ट्रेन नहीं जा रही थी, मेरे ख्याल से 2021 में लास्ट माइल कनेक्टिविटी वहां हो जाएगी। वैसे ही स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो बड़ौदा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, मेरे ख्याल से 2021 में वहां भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो बंजर जगह है जहां पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, माउंटेन्स है और कुछ भी नहीं है, वहां पर सडनली लाखों लोगों को जॉब मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे गवर्नमेंट डेफिनेटली फोकस करेगी। और मनरेगा जो प्रोग्राम है, जो बताया जा रहा था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करे, तो मनरेगा का फोकस रहेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम रूरल रोड डेवलपमेंट देखते हैं तो वहां भी काफी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है कि ताकि एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़े। मिस्टर जोशी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मनरेगा में एलोकेशन क्या बढ़ेगा? क्योंकि कोविड काल में मनरेगा ने बहुत सपोर्ट दिया, खासकर रूरल इकोनॉमी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर। अगर मनरेगा का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मुश्किलें और होती। ऐसे में लगता है आपको इस बार मनरेगा में एलोकेशन बढ़ाएगी सरकार? संक्षेप में। नहीं, मेरे जोशी जी, हाँ, मनरेगा का ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है, बियॉन्ड द बजट हो चुका है। तो 21-22 में तो जो 2021 में किया है, ये साल किया है, उससे तो डेफिनेटली कम हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी खुल जाएगी, तो एलोकेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन उसका फोकस तो वही रहेगा, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से 2 मेन चीजें हैं। एक है ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रूरल डेवलपमेंट पे फोकस होगा। बजट को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फोकस रहेगा रूरल डेवलपमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से। छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे 5 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं, आपको डिटेल में हर सेक्टर की अलग अलग जानकारी देने के लिए कि ग्राउंड का फीडबैक क्या है, एक्सपर्ट की राय क्या है। क्योंकि जब ग्राउंड का फीडबैक मिलेगा, एक्सपर्ट को आएगा, और जब एक्सपर्ट अपनी राय देंगे तभी ये बजट सही मायने में ऐतिहासिक बन पाएगा। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, और हम कह रहे हैं क्या इस बार ग्रोथ का वैक्सीन मिलेगा? क्या वित्त मंत्री अपने पिटारे से ग्रोथ की वैक्सीन देश को देंगी? और अगर देंगी तो फिर उसके लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार ने की हैं? लेकिन वैक्सीनेशन की बात चली है, जरा आम आदमी की बात कर लेते हैं।
अनुराग मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग, आम आदमी चाह रहा होगा कि वैक्सीनेशन से पहले थोड़ा सा टैक्स एग्जम्पशन के मोर्चे पर भी एक छोटी सी वैक्सीन मिल जाए। पिछली बार सरकार ने एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन हमने देखा कि उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। क्या आपको लगता है इस बार टैक्स के मोर्चे पर सरकार कोई बड़ी राहत लेकर आएगी, कोई सौगात देने वाली है इस बार? देखिए, जिस तरह से सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंजम्पशन को बढ़ाने की ज़रूरत है और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो आम आदमी को टैक्स से राहत देना ज़रूरी है, और ये जो लोग हैं वो इसको एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि कई मौक़ों पे हमने देखा है कई लोगों की जो है सैलरी में कटौती भी हुई है। तो एक आम आदमी की उम्मीद है कि अगर थोड़ा सरकार टैक्स के मोर्चे पे राहत दे देती है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो एक्सपर्ट से मैं यही समझना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास और गुंजाइश है टैक्स की दरों में और कटौती करने की? समीर गुप्ता, आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो चाहती है कंजम्पशन बढ़े। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको आम आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। क्या इस बार डाल पाएगी सरकार? ऐसी स्थिति में है समीर? मेरा मानना यही होगा कि कंजम्पशन ज़रूर बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, बट उसका बेसिस एग्जाम्पशंस और इंसेंटिव्स होना शायद मुश्किल होगा, और वो शायद एक सस्टेनेबल तरीका भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें अभी जिक्र आया था कि हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स, दैट शुड बी ऑन द फोकस। वन ऑफ द थॉट्स दैट कम्स टू माई माइंड इज दैट अवर CSR, द स्कोप ऑफ CSR, perhaps we can think of including part of CSR expenditure for skilling the existing employees in the industry. I think that can go a long way. Secondly, energy security एक ऐसा subject रहा है. After this COVID, one thing is very clear that we have to invest, perhaps all nations have to invest in climate resilient infrastructure. और उसको माइंड में रखते हुए एनर्जी सिक्योरिटी ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट के फोकस में भी हमने कई बार सुना है दैट गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट हाउ कैन इंडिया बी फ्री फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। अगर इस पे एक फोकस तरीके से काम करा जाए तो बहुत जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं आउट ऑफ रिन्यूएबल, एज वेल एज जो आत्मनिर्भर भारत का पुश है for making components and various products related to renewable energy, which currently we are dependent on China. Almost 80 to 85% of the equipment is getting imported from China. If we start manufacturing in India, automatically बहुत jobs create हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि fundamentally we should work on creating jobs which will automatically increase the disposable income rather than just depending on exemptions. That's of course my view. Talking of energy again, मुझे लगता है कि we should, as a country, government can think of having a variable gap funding scheme where future technologies, future energies like hydrogen for storage can also be used along with solar, which will meet many objectives. One is of course energy security, second is of course Atmanirbhar Bharat, third is creating more jobs, and fourth that will result in overall growth. So that's going to be my view on jobs, focus on job creation rather than talking of exemptions and subsidies. कह रहे हैं कि टैक्स की जगह जॉब क्रिएशन के ऊपर सरकार को बड़ा फोकस करना चाहिए, और ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा आगे इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए। लेकिन अब जो जिस सेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ दीपक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 8-9 महीने में मल्टीप्लेक्स में कोई मूवी देखी है? कहाँ से देखते, सरकार ने तो परमिशन नहीं, और वो जाहिर सी बात है घूमने भी नहीं जा पाए, बिल्कुल वो सही भी नहीं था, दुबई नहीं। बिल्कुल। अब बताइए, जिस सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है वो सेक्टर है टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट। तो अब सवाल यह है कि इस इंडस्ट्री की इस बार बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ा झटका तो लगा ही है कोविड की वजह से, और इसको बहुत ही बारीकी से डिटेल में कवर करते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे। प्रशांत, क्या डिमांड है इंडस्ट्री की, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कोई डिमांड आ रही है टूरिज्म की तरफ से तो उसको लेकर के कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप जब बात करते हैं इस सेक्टर के लोगों से, क्या फीडबैक मिलता है, क्या चाहिए उनको? देखिए, वैसे तो एक बिग पिक्चर में अगर हम देखते हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया कि चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उससे जुड़ी हुई चाहे हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर हमें ये नज़र आती है कि अभी भी ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा शर्तें झेल रही है, सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शन है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड ला सकती है, जो सबसे ज़्यादा लोगों का क्राउड बढ़ा सकती है, जो लोगों को एक तरह से ईज़ दे सकती है, सबसे ज़्यादा अगर कंडीशन और सबसे ज़्यादा पाबंदियां अगर किसी इंडस्ट्री पर हैं तो यही सेक्टर्स हैं। और जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से बात करता हूं तो जो सबसे अहम सवाल उनका यही है कि उनके लिए हमेशा जो होती है उनकी
पहले मांगे होती थी टैक्स को लेके, या उनको होता था कि भाई किसी तरह का एक पैकेज हो उनके लिए, लेकिन फिलहाल एक बहुत चीजें हैं जो धुंधली धुंधली उन्हें नजर आ रही हैं। वो ये जानना चाहते हैं, और मेरा सवाल अतुल जी से होगा इसमें कि क्या ये सेक्टर, सरकार के पास अपने बकेट में इस सेक्टर के लिए कोई बड़ा प्लान है? क्या सरकार वाकई इस सेक्टर पर फोकस कर रही है? सिनेमा हो जहां पर हम फिल्में देखने जा रहे हैं या बाकी चीजें कर रहे हैं, उन सारी चीजों से जुड़ी हुई ट्रैवल देख लें, टूरिज्म देख लें, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये सभी चीजें अभी एक बहुत बंदिशों में है। और बंदिशों से जब आजादी में मिलेगी तो इतनी तेज रफ्तार से वो दौड़ पाएंगी नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये जोशी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रशांत ने आपसे पूछा है कि बहुत बड़ा झटका लगा है कोविड की वजह से इन सेक्टर्स को, तो आपके हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, टूरिज्म का, एंटरटेनमेंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्या लगता है आपको इस बजट में सरकार को इसके ऊपर कुछ बड़ा फोकस करना चाहिए या सरकार करने की स्थिति में है? दो चीजें हैं। जो एंटरटेनमेंट है, जैसे कि सिनेमा हॉल्स वगैरह है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो काफी सारा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो है, वो जो सब्जेक्ट है वो पूरा स्टेट का हो जाता है। लेकिन अगर हम टूरिज्म देखें तो वो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। तो दो चीजें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ तो अनाउंसमेंट इस इफेक्ट में आएगी। एक तो ये है कि जो टूरिज्म है, ट्रैवल है, होटल्स हैं, एंटरटेनमेंट, सिनेमास वगैरह है, उनको एग्जेम्पशंस नहीं चाहिए, उनको टैक्स इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए रिलीफ। जो उनका डेट बर्डन है उसको अगर ये एनपीए क्वालिफाई नहीं करके उसको एक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक स्पेशल स्कीम आ जावे, तो क्योंकि उनका जो लॉस हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है, तो उनको जो अलग टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उनको अगर हमने एनपीए बना दिया, जैसे कि दूसरी कंपनीज को हम कर रहे हैं या आरबीआई कर रही है, तो वो काम नहीं होगा, वो एकदम शट डाउन हो जाएंगे और पूरी इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो एक है स्पेशल रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम गवर्नमेंट को लानी चाहिए ये पूरे सेक्टर के लिए। और जो दूसरा है वो भी आरबीआई के थ्रू कर सकती है, वो है कि पूरे सेक्टर्स को, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म और उसके जो भी कनेक्टेड सेक्टर्स है, जैसे कि होटल है, एविएशन है, उसको अगर प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया जाए तो काफी सारी फंडिंग उनको मिल जाएगी, नई फंडिंग मिल जाएगी, और वो भी काफी किफायती दाम में, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज गवर्नमेंट कर सकती है। बिल्कुल सर, यानी कि गवर्नमेंट के पास करने का स्कोप है, एक विल पावर चाहिए, अगर चाहे तो इसमें भी एक अभूतपूर्व घोषणाएं सरकार कर सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा फील्ड है, रियल एस्टेट का सेक्टर ऐसा जहां पर सबसे ज्यादा जॉब ग्रोथ है। हमने देखा कि कोविड की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जैसे ही मंद पड़ा, बहुत बड़ा तबका बेरोजगार हो गया, खासकर मजदूरों का तबका, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशा, जो छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग, उनके रोजी रोटी रोजगार पर सबसे बड़ा असर पड़ा। मेरे साथ दीपक यादव हमारे प्रॉपर्टी एडिटर इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, रियल एस्टेट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फीडबैक है, और आपका क्या सवाल होगा एक्सपर्ट से? देखिए, जब रियल एस्टेट की हम लोग बात करते हैं तो रियल एस्टेट अकेला नहीं होता है, उसके साथ 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके साथ चलती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि रियल एस्टेट के साथ साथ 250 इंडस्ट्रीज़ भी प्रॉब्लम में आई, उसके अलावा लेबर का जिनका आपने जिक्र किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 250 इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से ज़्यादातर तो नियमित हैं, ऑर्गेनाइज वे में हैं, लेकिन रियल एस्टेट अपने आप में ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी उसको इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला है। तो हम जब भी डेवलपर से बात करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा ना मिलने की वजह से हम फंडिंग नहीं पाते हैं अच्छे से। लिक्विडिटी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। अगर आप देखिए, नोएडा हो या एनसीआर में आप कहीं भी जाइए, तमाम आपको प्रोजेक्ट ऐसे दिखेंगे जहां पर लोग फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या रियल एस्टेट की, ट्रस्ट की है। आप किसी से भी बात करिए तो वो आपसे पहले पूछता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बिल्डर भरोसे का है कि नहीं है। तो जो ट्रस्ट की कमी है वो क्यों आई? क्योंकि लिक्विडिटी मिली नहीं, बिल्डरों ने बेहिसाब प्रोजेक्ट बना दिया और उसके बाद वो फंस गए। अब समस्या ये आती है कि लिक्विडिटी मिले कहाँ से, वो प्रोजेक्ट जो अटके हैं वो पूरे मिले कहाँ से। तो मेरा निमिष जी से सवाल होगा कि इंडस्ट्री का जो दर्जा मिलने की बात हम लंबे समय से कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रही है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? निमिष, क्या दिक्कत है? मुझे भी नहीं पता दिक्कत कहाँ पर है दीपक जी, बट एक बहुत ही पॉजिटिव कदम होगा अगर इंडस्ट्री की तरफ इसको बढ़ावा दिया जाए। बिकॉज अभी हम रियल एस्टेट में रेगुलेशन की कमी थी, वो हम ले आए हैं। इस बार जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हमें पता लग गया कि हमारी रीढ़ की हड्डी ये वर्कर हुआ करते हैं,
रोजगार, अगर हम बात कर रहे हैं रोजगार की, हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, और कल ही ये चीज मैंने अभी आपके वही प्रोग्राम पे कहा था कि सीमेंट और स्टील का कार्टेलाइजेशन, और ये आप देखेंगे हर दिसंबर के आसपास ये होता है कि इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो जब तक आप इसको इंडस्ट्री का दर्जा देकर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की वो नहीं लाएंगे, वो बड़ी दिक्कत वाला हिसाब किताब है। इसके साथ-साथ ज़रूरी है कि जो आपका रेगुलेटर है, उसको मजबूत करना, ताकि आप जब इंडस्ट्री की तरफ, आप फाइनेंस की तरफ देखते हैं, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग, ये हमारे भाई ने भी कहा यहाँ पर, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, ताकि आप लिक्विडिटी एंड कैपिटल को अच्छी तरह से मोबिलाइज़ कर सकें इस सेक्टर के लिए। सरकार ने एआईएफ चालू किया था, एआईएफ अपने शेप में आ चुका है। आई एम श्योर उसकी वजह से अब उन प्रोजेक्ट्स में फंडिंग चालू हो जाएगी। पर एक बहुत ज़रूरी बात ये है दीपक, जब इंडस्ट्री ये डिमांड करती है, इंडस्ट्री को भी ये समझना चाहिए कि जो रेपुटेड प्लेयर्स हैं, उनको अच्छी कीमतों पे लोन मिल जाता है, क्योंकि उनका डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है? जिनके पास डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या जिन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखा था, अवसरवादिता थी कि किसी तरह से रियल एस्टेट में घुस जाओ, पैसा आ जाएगा, और वो आज उसके नतीजे भुगत रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि सरकार अपनी तरफ से इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे, और इंडस्ट्री इसके जो दायरे हैं, इनके जो मायने हैं, उनको अच्छी तरह से समझकर उनको अपनी इंडस्ट्री में लेकर आए, प्रोफेशनलिज्म लाएं। ये बहुत जरूरी है सर। ये जो बात आपने कही कि सरकार को इसके ऊपर पहल करनी चाहिए, जो बात दीपक ने कही, ये इंडस्ट्री की एक दुखती दर्द है और जिसकी डिमांड बहुत ही लंबे समय से हो रही है, और इस बार इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई सरकार बड़ा फैसला बजट में करेगी। लेकिन एक और बड़ा सेक्टर जिसके ऊपर हमने शुरुआत में बात की थी, और वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को लेके अभी बहुत देश में चर्चा हो रही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि 2022 का साल सरकार ने मुकर्रर किया था कि इस साल किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। उस दिशा में कितना कुछ काम हो पाया है, और ग्राउंड से क्या फीडबैक मिल रहा है किसानों की तरफ से, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से, और उनके हिसाब से इस बजट में कितना बड़ा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर और खास करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के ऊपर होनी चाहिए। ये फीडबैक हमें विश्वमोहन बताएंगे, जो हमारे एग्रीकल्चर इन हाउस एक्सपर्ट हैं और लगातार एग्रीकल्चर के मुद्दे को ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है ग्राउंड से किसानों की आमदनी को लेकर, और इसको लेकर के आप एक्सपर्ट से इस वक्त क्या पूछना चाहेंगे? देखिए, पिछली बजट जब हमने देखा था, वहाँ पे 16 एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो बातें थी वो इम्प्रूव्ड वर्जन पिछली सरकारों में जी थी या पिछले सालों के बजट में थी, वही थी। लेकिन अब लगातार जो वित्त मंत्री भी लगातार ये घोषणा करती रही कि 2022 तक उनका लक्ष्य है कि अपने आमदनी को, किसानों की आमदनी को दोगुनी, लेकिन उस दिशा में एक रोड ब्लॉक जो था वो कोविड था। अब कोविड के बाद अब तक जो किसानों की आय, रियल इनकम की ग्रोथ थी, वो 3% के आसपास थी। लेकिन अब यहाँ से अब आपके पास 2 साल से भी कम का वक्त है, 2021 पूरा बचा हुआ है, 2021 का 10-11 महीना और 2022 पूरा बचा हुआ है। तो यहाँ से कम आपको 15% की रियल इनकम किसानों की ग्रोथ अगर सालाना करेंगे, तब जाके उनकी आय दोगुनी हो पाएगी। तो एक बड़ा मुश्किल है, एनिमल स्पिरिट्स की जरूरत है। तो ऐसा बजट में ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देने चाहिए वित्त मंत्री को, ताकि लगे किसानों का भरोसा जो अभी तक कम होता जा रहा है, वो कैसे भरोसे को जीत सके। क्योंकि अब तक जितनी भी सरकारों ने जितना भी फैसला लिया है, वो कंजर्वेटिव साइड में रहा है। उनका फैसला सब्सिडी ड्रिवन इकोनॉमी बनाने में ज्यादा फोकस रहा है। इनको इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी कैसे बनाए, कैसे किसानों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे कि वो किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं, उनका भरोसा कैसे जीत। तो इस दिशा में मैं सिराज हुसैन साहब से सवाल पूछना चाहूंगा कि इस बजट में क्या ऐसी घोषणा की जाए ताकि किसानों को खुश कर सके सरकार। हाँ, तो सिराज जी, आपके लिए बड़ा सवाल है सर। हालांकि अब 2022 में वक्त बचा नहीं है ज्यादा, और ये संभव भी नहीं दिख रहा है कि इतने कम समय में कोई बड़ा चमत्कार हो जाए, लेकिन ठीक है, अगर उस दिशा में कोई बड़ा प्रयास होता है, ठीक है कि 2022 तक अगर आमदनी दोगुनी नहीं भी होती है, लेकिन उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ पाएं, इसी के लिए कम से कम इस बजट में आपके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या किसान फेस करते हैं वो है वोलेटिलिटी प्राइसेस की। कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और कभी काफी इन्फ्लेशन कॉज होने लगता है। तो सरकार के लिए एक अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस पूरी दुनिया में इंप्रूव हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस साल कमोडिटी प्राइसेस अपने देश में भी ऊंचे रहेंगे, जो कि सरकार के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना एक सरकार के लिए चुनौती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर बजट में इस दिशा में कोई कदम अनाउंस किया जाएगा तो वो किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम साबित होगा। जी, एक
सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में इस बार पूछूं, ये जो आंदोलन चल रहा है और सरकार और किसानों के बीच में जो कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, कोई रिफ्लेक्शन इसका बजट पर, कोई अनाउंसमेंट, कोई संकेत? नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बजट में इस सिलसिले में सरकार करना चाहेगी। 75,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन पीएम किसान के लिए किया गया था। हो सकता है कि उसमें कुछ ट्वीकिंग करी जाए और कुछ रेनफेड एरिया के किसानों के लिए वो अमाउंट बढ़ाया जाए, ऐसा पॉसिबल है। असल में क्या है कि ये पीएम किसान भी बहुत जल्दी में लागू किया गया इलेक्शन से जस्ट पहले, तो उसमें सारे किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रीट कर लिया गया। यानी कि गन्ने के किसान जो कि बहुत अच्छा, जिनको एफआरपी एसएपी मिलता है, एमएसपी जिन किसानों को मिलता है उन्हें भी मिल गया 6,000 रुपए, और जो रेनफेड एरिया के किसान थे जिनको एमएसपी से कोई फायदा नहीं है उन्हें भी मिल गया। तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंशिएशन सरकार करने की शायद कोशिश करे इस बजट में। राइट। एक महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से सवाल जो रह गया है, ब्रिजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल जोशी जी, जिस तरह से पिछली बार भी बात हुई थी कि सरकार शायद फॉरेन से कर्जे लेगी, बाहर से ओवरसीज बाहर से विदेशों से कर्जे उठाएगी क्योंकि वहाँ सस्ते कर्ज मिल रहे हैं, और ये भी साफ है कि फिस्कल की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, तो बाहर से कर्ज जुटाना कितना सरकार के लिए बेहतर होगा इस माहौल में। और दूसरी जो बड़ी समस्या है वो बैंकों की हालत को लेकर के है, क्योंकि एनपीए की स्थिति अभी भी अगर देखें तो कोई बहुत बेहतर सिचुएशन में नहीं है। तो इन दोनों का सोल्यूशन बजट में किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि बैंक अगर मजबूत नहीं होंगे तो लेंडिंग कहाँ से करेंगे, और लेंडिंग नहीं अगर कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इकॉनमी की रफ्तार कैसे पकड़ेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बजट में? जोशी जी। बेसिकली क्या है कि अगर हम देखें गवर्नमेंट की बजट, तो डिसइन्वेस्टमेंट तो दूर की बात रही। पिछले 10 महीनों में गवर्नमेंट को लगभग 2.5 लाख करोड़ जितना इन्वेस्ट करना पड़ा है। पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं, सब में इन्वेस्ट करना पड़ा है। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए फिस्कल ड्रेन हो गया, एक बोझा हो गया। तो इसको गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर कर देना चाहिए। अगर बैंक्स जितनी भी है उसकी डायरेक्ट होल्डिंग गवर्नमेंट खुद के पास है। अगर गवर्नमेंट एक बैंकिंग के लिए होल्डिंग कंपनी बना ले और होल्डिंग कंपनी खुद जाके मार्केट से बोरो करे और कैपिटल बैंकों में डाले, तो गवर्नमेंट के फिस्कल के ऊपर उसकी सारी जो भी बर्डन है वो सारी निकल जा सकती है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा गवर्नमेंट के लिए कि खर्चा कैसे बचाए। आय तो बढ़नी है, लेकिन खर्चा कैसे बचाए, वो भी तो आय हो गई। तो गवर्नमेंट बैंकों के लिए एक होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, और शायद सोच भी रही है। तो अपने को शायद ये बजट में वो सुनने मिले कि गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बना के बैंकों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। समीर गुप्ता जी, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। मृत्युंजय, हाँ। मुझे एक महत्वपूर्ण बात जोशी जी से और पूछनी थी। विदेशों से कर्जे की बात जो ब्रिजेश जी ने कही, सर संक्षेप में अगर आप बता पाएं, क्या सरकार इस पर सोच रही है? हाँ। सरकार सोच रही है, ऐसा मेरा मानना है, और सरकार शायद एक्सेप्शन करके मार्केट में चली भी जावे। मेरे हिसाब से ये इतना बढ़िया कदम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ऑप्शन भी नहीं है। तो गवर्नमेंट हम देखेंगे कि अनाउंसमेंट करेगी कि वो विदेशों से कर्जा डायरेक्टली उठा लेगी। ये बड़ा संकेत जोशी जी ने भी दिया है। ये बहुत बड़ी बात इस पर नजर रखनी भी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी था, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी की सेहत सुधारनी है। अब समीर गुप्ता जी, मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये होगा, अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की, अलग अलग सेक्टर की बात की। आपके हिसाब से 3 ऐसे ज्वलंत मुद्दे इस वक्त आपको देश के सामने क्या दिख रहे हैं? जितनी भी हमने चर्चा की है, इसमें अगर आप एक निकालना चाहें ओवरव्यू, तो आपके हिसाब से 3 ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर सरकार को निश्चित तौर पर फोकस करना चाहिए, और अगर उन मुद्दों के ऊपर सरकार फोकस कर दी गई तो जो विशेष रिकवरी की बात हम इकोनॉमी में कर रहे हैं और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त देश को है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। 3 मुद्दे सर आपके हिसाब से, वक्त बहुत कम है, संक्षेप में आपका आंसर चाहूंगा। हाँ, मैं एडेड पॉइंट्स बोलूँगा जो मैं बोल चुका हूँ रिगार्डिंग सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड टेकिंग स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें मैं फिर से नहीं बोलना चाहूँगा। 3 एडेड चीज़ें मैं बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज प्रेफरेंस देना चाहिए फॉर मेड इन इंडिया गुड्स को, बोथ बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, एंड कंड्यूसिव ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, विच मीन्स ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन
फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएटरी गुड्स थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, रॉ मटेरियल पे कम होनी चाहिए. उससे ऑटोमेटिकली अगेन देयर इज गोइंग टू बी पुश टू मेक इन इंडिया पॉलिसी विच विल रिवाइव बोथ ग्रोथ एंड जॉब मार्केट. सेकेंडली इंटरेस्ट रेट्स कॉम्पिटिटिव होने चाहिए. अगर हमें चाइना से कॉम्पीट करना है तो इंटरेस्ट रेट्स टू इंडियन इंडस्ट्री शुड ऑल्सो बी वेरी कॉम्पिटिटिव. थर्डली आई वुड से जो हमने देखा है, अभी किसी सज्जन ने ये जिक्र भी किया, देयर गॉट टू बी सम काइंड ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस सो दैट प्राइस इंक्रीज ऑन कमोडिटीज लाइक स्टील, सीमेंट, कॉपर एक्सेट्रा is controlled. There got to be a framework around the price increase rather than a blatant price increase which disturbs budget of not only industry but government as well. These are the three added things which comes to my mind. बहुत शुक्रिया समीर गुप्ता जी आपका, अतुल जोशी जी आपका, निमिष गुप्ता जी आपका और सिराज हुसैन साहब आपका हमारे साथ इस मेगा शो में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो तैयारी चल रही है इस वक्त बजट की, वो बजट ऐतिहासिक कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या क्या सरकार को पहल करनी चाहिए. और इसके बाद जी बिजनेस आपको रोज बजट के ऊपर लगातार सटीक कवरेज दिखाएगा, जहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बजट के ऊपर कहां पर फोकस इस बार होने वाला है. बजट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप जी बिजनेस पर रोज देख पाएंगे. हमारे तमाम रिपोर्टर्स लगातार बजट कवरेज में जुटे हुए हैं दीपक. बिल्कुल, और सुबह 7 बजे जैसे ही एक्शन शुरू होता है जी बिजनेस पर तमाम खबरों का, उसके साथ ही आपको बजट से जुड़ी हुई बारीकियां सिखाने का, समझाने का, बुझाने का क्रम भी हम शुरू कर देंगे. और हमने आपको बताया खास रिपोर्ट के माध्यम से कि हमने क्या तैयारियां की हैं. इसलिए जी बिजनेस के साथ आपको बने रहना है. और न सिर्फ जी बिजनेस बल्कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हमारी डिजिटल वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इन तमाम जगहों पर आप बजट से जुड़ी हर बारीकियां सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में पाएंगे. इसलिए बने रहिए पूरे बजट सीजन में जी बिजनेस के साथ. फिलहाल आप हमारे साथ आज जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.